अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। जी तो चाहता है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में फेंके गए अंडों और शहबाज गिल के चेहरे पर फेंकी गई स्याही से प्रोग्राम का आगाज करें और बताएं कि सियासत में अखलाकियात कैसे गिरती चली जा रही हैं। ख्वाहिश तो यह भी है कि आज हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का तज़किरा भी करें। कोशिश थी कि आज मरियम नवाज के पासपोर्ट और पीटीएम के इस्तीफों का किस्सा आपके सामने रखें, जिक्र करें बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के बयानात का, लेकिन इस सियासी अफरा तफरी, इल्जामात, दावों और बयानात की दास्तान तो आप रोज सुनते हैं। आज हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक आम आदमी के किस्से से। एक आम आदमी की मुश्किल आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि एक आम आदमी कितनी मुश्किलात से दो चार है। एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर चीनी क्यों हो गई है, आटा उसकी दस्तरस से बाहर क्यों होता चला जा रहा है, कपास जो मुल्क में नहीं आ रही उसकी वजह से हमारी पैदावारी लागत कितनी बढ़ती चली जा रही है और इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान जिसकी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शोबा यानी ज़राअत इस वक्त शदीद तबाही से दो चार है। वही शोबा जो मुल्क की जीडीपी का 21% है, जिसके साथ मुल्क की 45% लेबर फोर्स वाबस्ता है, जहां 10 साल के बाद पहली बार गंदम दरामद करने का फैसला किया गया है और कटाई का मौसम शुरू होने से ऐन कबल मजीद गंदम दरामद करने का फैसला किया गया है। वही शोबा जहां गुज़श्ता 15 बरस के दौरान कपास की पैदावार में 50% कमी वाक़ हुई है। वही शोबा जहां क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी बाहर से मंगवाई जा रही है और यह तारीख में पहली बार हो रहा है कि इन तीन मसनूआत में खुद कफील मुल्क एक साथ इन तीनों अशिया को दरामद करने पर मजबूर है। जो अशिया हम एक्सपोर्ट करते थे अब वो इंपोर्ट की जा रही हैं। इन तीन अशिया की कुल दरामद पर महज एक बरस के दौरान, हैरान कुन आदाद शुमार अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, महज एक बरस के दौरान IMF की 3 किस्तों के बराबर ज़र मुबादला यानी $1.5 अरब खर्च किया जा चुका है सिर्फ इन 3 चीजों को इंपोर्ट करने पर। यही नहीं है बल्कि इन अशिया की दरामद पर 60 अरब रुपए की टैक्स छूट देकर पाकिस्तान को एक बड़े सरमाए से भी महरूम किया जा चुका है। इन तीनों अशिया की दरामद का हाल रखते हैं। गुज़श्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तान 30 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद कर चुका है, जबकि अगले मजीद 3 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से दरामद कुरिंदगान जो इंपोर्टर्स हैं उनको 17% सेल्स टैक्स, 3% वैल्यू एडेड टैक्स और 5.25% विदहोल्डिंग टैक्स की छूट भी दी गई है। 31 जनवरी तक सिर्फ गंदम की दरामद पर 1 खरब 24 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह मजीद 3 लाख मेट्रिक टन गंदम पर 10 अरब रुपए खर्च होंगे। अब यही नहीं है, मामला यही खत्म नहीं होता है, बल्कि इस रकम पर टैक्स छूट की मद में मुल्की खजाने को 2 अरब से जायद का टीका भी लगने का खदशा है। अब चलते हैं चीनी की जानिब, जिसकी फी किलो कीमत इस वक्त और 10 रुपए से तजावुज कर चुकी है। चीनी उसकी मिठास एक आम आदमी से दूर होती चली जा रही है। कीमत में हालिया इजाफा हुकूमत की गफलत, फैसलों में ताखीर और निगरानी के निज़ाम की खराबी के बायस हुआ है। हुकूमत ने क्रशिंग सीजन के दौरान ही 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर जारी किया। हालांकि क्रशिंग सीजन के आगाज ही में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने खत लिखकर हुकूमत को खबरदार किया था। एसोसिएशन ने खत में शुगर मिल्स को बताया था कि हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर उन्हें गन्ना नहीं मिल रहा। जो सपोर्ट प्राइस गन्ने की हुकूमत ने मुकर्रर की है, उस सपोर्ट प्राइस पर शुगर मिल्स को गन्ना नहीं मिल रहा है। हुकूमत ने अगर इसका एक्शन ना लिया तो चीनी की कीमत 100 रुपए से तजावुज कर सकती है। मगर हुकूमत ने शुगर मिल्स की बात सुनने की बजाय चीनी की दरामद का फैसला किया। अब एक बार फिर चीनी अवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही है, लेकिन हुकूमत देरपा इकदामात करने की बजाय फायर फाइटिंग कर रही है। हुकूमती इकदामात भी जल्दी पर तेल का काम करते हैं। हुकूमत जनवरी 2021 तक 2,78,500 मेट्रिक टन चीनी दरामद कर चुकी है, जबकि 50,000 मेट्रिक टन मजीद चीनी दरामद करने के लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है। जनवरी तक चीनी की दरामद पर 20 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि मजीद 1 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए टैक्स छूट दी जाएगी, यानी वो रकम जो हुकूमती खजाने में आनी थी, एक्सचेकर को फायदा होना था, वो फायदा भी हुकूमत देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक जानिब तिजारती करने का दावा करते हैं, वो तरसीलात ज़र में इजाफे के दावेदार है, जबकि दूसरी जानिब 8 माह में खरबों रुपए मुल्क से बाहर जा चुके हैं। अब बात करते हैं कपास की, जो मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कामयाबी की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के उहदेदारान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के दावे करते हैं। वो कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। दूसरी जानिब मुल्क में खाम माल की कमी की जानिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तबाही के दहाने में पहुंच चुकी है, क्लोजर के करीब है। पाकिस्तान जो एक वक्त में 1 करोड़ 40 लाख कॉटन बेल्स कपास पैदा करता है, इस वक्त बमुश्किल 70 लाख कॉटन बेल्स कपास पैदा हो रही है, यानी इतनी गांठें पैदा हो रही हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने
कपास की 72,000 गांठें, 22 करोड़ 60 लाख रुपए इस पर खर्च किए थे। रवा साल भी कपास की दरामद पर 1 अरब रुपए के करीब खर्च होने के खदशात हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिर्फ कपास की दरामद के 22 मसाइल नहीं है, बल्कि महंगी बिजली, गैस की लोड शेडिंग, ये इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो रही है। ये क्यों हो रहा है? हुकूमत जो हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन इसके बावजूद जो पैरिशेबल आइटम्स हैं, चीनी जैसी आइटम, गंदम जो है वो दरामद की जा रही है, कपास जिसमें हम खुद कफील थे उसको दरामद किया जा रहा है, और ये सब कुछ बया वक्त हो रहा है। एक तरफ हुकूमत की आदादोशुमार है, दूसरी तरफ हकीकी आदादोशुमार है। इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? बात करेंगे साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हमारी मईशत की एक वो तस्वीर है जो हुकूमत प्रेजेंट करती है और बज़ाहिर बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन दूसरी जानिब गुज़श्ता चंद हफ्तों से अफरात ज़र बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है बयानात में और हकीकी जो मामलात हैं उनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे परेशान कुन बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि अफरात ज़र की रफ्तार में मुसलसल इजाफ़ा पिछले 2 महीने से होता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि हमारा जो सबसे अहम इंडेक्स होता है वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है, जिसमें ज़्यादातर कीमतें जो खाने पीने चीज़ों की होती हैं, और आम शख्स के लिए ये सबसे रेलेवेंट इंडेक्स है। अब आप ये सोचिए कि पिछले हफ्ते इसमें 14% इजाफ़ा, उससे पिछले हफ्ते 15% इजाफ़ा, और जो सबसे गरीब तबका है उनके लिए इजाफ़ा 18 से 20%। इस तरह के अफरात ज़र हमने बहुत अरसे से नहीं देखा पाकिस्तान में, और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन बात है। क्या वजह है इसकी? इसके कुछ मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि बहुत कम लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि जो हमारे पैसों की सप्लाई है, जिसे हम मॉनेटरी एक्सपेंशन कहते हैं, उसकी रफ्तार में बहुत तेज़ी आ गई है, और इस वक्त सालाना बेसिस पर यह 18% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई में इतना तेज़ इजाफा होता है तो कीमतों में उसी बेसिस पर भी इजाफा होता है। अब आप ये देखिए कि हमें कपास की इंपोर्ट जो करनी पड़ रही है, तकरीबन आधा जो हमें कंजम्पशन है इंपोर्ट करना पड़ रहा है। प्रोडक्शन में 36% इजाफा कमी आई है। आपके चीनी में भी लग ये रहा है कि कमी होगी, और आपका जो गंदम का पिछले साल की पैदावार उसमें नुमाया तौर पर कमी आई है, 3 मिलियन टन इंपोर्ट करने पड़े। तो आपका ज़री शोबा जो है वो बड़े मुश्किल हालात में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी, जिसका कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में जिक्र किया है, शायद आज ही किया है, वो कैसे होगी फूड सिक्योरिटी जब आपकी फूड प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हो रहा, गिर रही है। और तीसरी वजह जो है वो मार्केट बिहेवियर है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कुछ माफियाज हैं, चीनी में है, आटे में है, वगैरह वगैरह। और अब एक नया फिनोमेना नज़र आने लगा है कि पहले तो कीमतें बढ़ती थीं आपके सब्जियों में और फलों में, अब ये नॉन पेरिशेबल आइटम्स में बढ़ना शुरू हो गया है। मुर्गी की कीमत, अंडों की कीमत, दूध की कीमत, घी की कीमत, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, ये सब बढ़ रहे हैं। हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हत्ता कि कपास भी इंपोर्ट हो रही है। यानी ये तीनों मेजर कमोडिटीज अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे यहाँ इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश करेगी, कैसे बूस्ट करेगी और कैसे नए इनकम सोर्सेज तलाश कर सकेंगे? यह आपने बड़ा मुनासिब पॉइंट रेज किया है। देखिए, चूँकि हम पहले से एक एग्रेरियन इकॉनमी या ज़री शोबा सबसे अहम शोबा रहा है हमारा, अब आपको ये अंदाज़ा होगा कि 60% हमारी जो सनती शोबा है कि इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रो बेस्ड हैं। और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा नहीं होगा तो टेक्सटाइल, शुगर, इस तरह की जो अहम इंडस्ट्रीज़ हैं वो मुतासिर होंगे। यही हो रहा है
इस साल आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में कॉटन की कमी की वजह से आप देखेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सी यूनिट्स अपना काम करना बंद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ लग ये रहा है कि चीनी की भी प्रोडक्शन कम होगी, इसलिए कि गन्ने की आउटपुट कुछ कम है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर मुश्किलात में है तो उसके नतीजे में सारे माशी हालात ख़राब हो जाते हैं। आपका सनती शोबा मुतासिर होता है, आपका ट्रेडिंग का शोबा मुतासिर होता है, आपका ट्रांसपोर्ट का सेक्टर मुतासिर होता है, बैंकिंग, सब सेक्टर्स इससे अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए ज़री शोबे पे वापस जाना है। हमने बहुत निगलेक्ट किया इसको। हमारे सारी पॉलिसीज़ का रुझान अब इस बात पे होना चाहिए, एग्रीकल्चर रिवाइवल एंड जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फूड सिक्योरिटी। डॉक्टर साहब, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग जो आप ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ा धचका लगने वाला है, इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान जहां दीगर सेक्टर्स को बंदिश का सामना था, टेक्सटाइल सेक्टर बड़े अच्छे तरीके से फ्लरिश किया और फिर इमरान खान साहब और उनकी जो कैबिनेट है, दे टेक क्रेडिट ऑफ इट कि हमने टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा संभाला दिया है और बहुत सारी मुलाजमतें क्रिएट हुई हैं। फैसलाबाद की मिसालें दी जाती हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कपास जो है हमारे यहाँ वो भी दरामद की जा रही है, टेक्सटाइल सेक्टर बुरी तरह से मुतासर होगा, तो कितने लोग मुलाजमत खो देंगे और फिर उसकी वजह से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कितना डैमेज होगा? सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो प्रोडक्शन में दिक्कत इसलिए पैदा होगी कि आपके पास कपास की कमी और उसके नतीजे में यान की कमी, तो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट मुतासर होगा। दूसरी तरफ दूसरे ममालिक जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो कोविड की वजह से हमसे ज़्यादा उन पर नुकसान हुआ था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है हिंदुस्तान का और कुछ हद तक बांग्लादेश, अब वो वापस मार्केट में आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से, डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से भी, टेक्सटाइल सेक्टर ज़रा एक तरह जिसे कहते हैं ना, एक प्रोडक्शन के क्रंच, एक बहुत ही मुश्किल कंडीशन में जा सकता है। आप एक चीज़ देखिए कि पिछले दिनों कपड़े की और गारमेंट्स की कीमतें जो हैं वो अब 12 से 15% बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये एक साफ इंडिकेटर है कि टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन में कमी आना शुरू हो चुकी है। तो इसके नतीजे में अब आप टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो तकरीबन 35% एम्प्लॉयमेंट देता है सनती शोबे में। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इससे क्या इम्पैक्ट होगा बेरोज़गारी पर और उसके नतीजे में लोगों के हालात पर। डॉक्टर साहब, आपको क्या फिगर दिखाई दे रहा है? आदाद शुमार क्या बताते हैं कि कितने लोग आने वाले दिनों में मुलाजमतें खो बैठेंगे, खुदा न खास्ता? इसकी वजह से और ज़री शोबे की में मुश्किलात आने की वजह से हमारा अंदाज़ा ये रहा है कि तकरीबन इस वक्त 2 मिलियन या तकरीबन 20 लाख लोग और खुदा न खास्ता बेरोज़गार आइदर हो चुके हैं या होने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए कि वहाँ पर लोग मुलाजमतें खो रहे हों। अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर तो प्रेशर आएगा। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? जैसे आप ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है जिसकी वजह से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। अगर ये प्रोडक्शन इसी तरह से कम रहती है तो दरामदात तो मजीद बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। तो उसकी आपको क्या करेक्टिव मेजर्स दिखाई देते हैं? क्या इस्लाहात हुकूमत फौरी तौर पर मुतारिफ करा सकती है? प्राइसिंग पॉलिसीज आर क्रूशल। दूसरी तरफ अब आप ये देखिए कि हमारे किसानों को कुल क्रेडिट में सिर्फ 6% मिलता है और छोटे किसान को तो ना मिलने के बराबर है। तीसरी तरफ आप ये देखिए कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ पैसा लगाया ही नहीं है पिछले 15-20 साल। शर्म आती है जी ये कहते हुए कि कॉटन की जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं वो हमने डेवलप नहीं की, हिंदुस्तान ने कर लिया। 15-20 साल पहले उनकी प्रोडक्शन हमसे कम थी, अब हमसे 2 गुना हो गई है। देखिए, हमने ज़री शोबे को बहुत बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स मुशर्रफ साहब के ज़माने से, जबकि उनका रुझान सिर्फ सनत पे था और बैंकिंग पे था, और उसके बाद वाली हुकूमतों ने भी ज़्यादा रुझान इस पे नहीं किया। रुझान ज़्यादा बिजली पे रहा,
हाईवेज पे रहा, मगर कब हम एक जो बैकबोन है हमारा, रीढ़ की हड्डी है, उसको हम भूल गए, और वो है हमारा ज़री शोबा। अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आईएमएफ ने सेकंड ट्रॉन्च की कमिटमेंट कर दी है और आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली जो है उससे कहा जा रहा था कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद भी बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बेहतर जो है वो मामला देखे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि उससे भी कोई बेहतरी नहीं आने वाली है मुस्तकबिल करीब के अंदर? सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आईएमएफ को खुश करने के लिए और प्रोग्राम में वापस जाने के लिए हमने बेतहाशा, और मैं फिर से कहूँगा बेतहाशा इजाफा किया है बिजली की निर्खों में। अब आप ये सोचिए कि एक छोटा कंज्यूमर जो है, जो मुश्किल से 100 या 200 यूनिट किलोवाट आवर महीने में कंज्यूम करता है, उसकी कीमत में 85% इजाफा, इंडस्ट्री पर 20 से 25% इजाफा। कैसे चलेगी हमारी इंडस्ट्री, सनती शोबा? इतने तेजी से अभी तो खबर यह है कि 1-2 मरतबा और करने वाली, और ये सारा खेल है सर्कुलर डेट को कम करने के लिए। सर्कुलर डेट कम करते करते हम अपना सनती शोबे को बिठा देंगे और एक्सपोर्ट्स हमारे बुरी तरह से मुतासिर होंगे। ज़रा सोच समझ के चलना चाहिए। ठीक, सर्कुलर डेट में बहुत इजाफा हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर साथ साथ आप अपने इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट को कम्प्लीटली सैक्रिफाइस तो नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करिए, इंडस्ट्री अपने पावर सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाइए, जनरेशन में बिजली की चोरी, बिजली की नॉन बिलिंग रिकवरी जो है उसको बढ़ाएं। ये नहीं कि बस कीमतें बढ़ाए जाएं और उसके नतीजे में आपकी इंडस्ट्री की कॉस्ट इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाए, एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगे। तो आईएमएफ प्रोग्राम के आने के बाद में जो 2019 में हुआ, जो हमारा ग्रोथ रेट गिर गया 1.9 पे आ गया, कहीं खुदा ना खास्ता फिर से ना इस तरह का असर पैदा होना शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सवाल उठाएंगे कि इदारों पर हमले कौन कर रहा है। हम सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बार फिर सियासी इख्तलाफात में तशद्दुद की मिसाल देखने को मिली है। ये ताज़ा मिसाल उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल पर लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में स्याही और अंडे फेंके गए। ये इकदाम अवामी गैज़ो गज़ब की अलामत था या हुकूमती अहदेदार के खिलाफ कोई गहरी साजिश थी? इसमें उनके सियासी मुखालिफिन शामिल थे। डॉक्टर शहबाज गिल ने अदालत में पेशी से कबल एक ट्वीट की और इस साजिश की जानिब इशारा भी दिया। ये वही साजिश थी जो चंद रोज कबल पार्लियामान हाउस के बाहर देखने को मिली थी, जब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग के मरकजी अहदेदारान के खिलाफ खिलाड़ियों ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया था। पाकिस्तानी सियासत में दलाइल का जवाब गाली और इख्तलाफात में तशद्दुद का कल्चर तेजी से परवान चढ़ रहा है। शहबाज गिल पर होने वाला हमला इसी तरह काबिल मजम्मत है जैसे लीगी अहदेदारान पर होने वाला हमला था। यह रवैया तब भी गलत था और ऐसा रवैया आज भी काबिल कबूल नहीं है। इख्तलाफ सियासत और जमहूरियत का हुस्न होता है जिसका जवाब दलील से दिया जाता है, जिसे बर्दाश्त किया जाता है, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। कोई भी सियासी जमात ऐसे कल्चर की हामी थी और ना ही इसकी पुष्टपनाही करती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे वाकयात होना नाकाबिल फ़हम है। यकीनन इस वक्त सियासी क़यादत को ऐसे रोकथाम के लिए अमली इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। सियासत में अदम बर्दाश्त के कल्चर को रोकने की ज़रूरत है। आज शहबाज गिल ने खुद इसकी इब्तदा की और पंजाबी कल्चर की मिसाल पेश करते हुए इसकी वजाहत भी की। शहबाज गिल क्या कह रहे थे आता है अदालत के अंदर और फिर मरियम नवाज का रद्द अमल क्या है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जी, मैं जट्टां दा पुत्तर है, जट जनानियां दे पर्चे नहीं कराउंदे। मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लो, लॉन्ग मार्च हो रहा है, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लो। हुकूमत के खिलाफ ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लो। मरियम नवाज इमरान खान की तरह नहीं है कि बार जब पुलिस ने घेरा डाला तो दीवार फलांग के भाग गए। अब इस बहस, इस सियासी इख्तलाफ के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तलाफ की एक नई मिसाल कायम कर दी है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ओहदेदारान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उसी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है जिसके ओहदेदारान का तकर्रुर मौजूदा दौरे हुकूमत में हुआ।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के मुतालबे को इदारों पर हमला करार दे दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल आया है। सबसे पहले हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या मुतालबा किया और फिर इस पर नून लीग किस तरह रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इलेक्शन कमीशन जो है उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा कि इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन को मसीयत मजमुई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। आप कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। और जिस इदारे को आपने खुद, जिसके अरकान को आपने खुद अपॉइंट किया है, तो अब पूरी पाकिस्तान को समझ आ गई है कि पुलिस क्या होते हैं, इदारों पर हमला करना क्या होता है। एक इलेक्शन की बात आती है तो तब जो भाषण आप पूरी दुनिया को दिया करते थे वो किस तरह हवा में तहलील हो जाता है, ये पूरी दुनिया ने आज अपनी आंखों से देखा। अब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा समझ से बालातर है। कोई इदारा जो आपकी हिमायत में फैसले करे वो ठीक है, और अगर वही इदारा आपकी मुखालिफत में फैसला दे तो उसी इदारे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है। यानी यूं कहिए कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल अंपायर का किरदार अदा ना करने का ताना भी दिया जा रहा है, लेकिन 2014 में कंटेनर से अंपायर की उंगली की सदाएं दी जाती रही हैं, नारे बुलंद किए जाते रहे हैं, और आज जब खुद पीटीआई इक़्तिदार में आ गई है तो उन्हें न्यूट्रल अंपायर की जरूरत है। मेरा दिल कह रहा है ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है, आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। आज हुकूमत खुद न्यूट्रल अंपायर का तकाजा कर रही है। अंपायर की उंगली का उस वक्त ताना दिया जाता रहा था, कहा जाता था कि अंपायर की उंगली किसी वक्त भी खड़ी हो जाएगी और हुकूमत वक्त के खिलाफ फैसला आएगा। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ना तो कोई सदारती रेफरेंस ला रही है, ना ही अदालत से रुजू कर रही है, बल्कि हुकूमत वक्त है जो आईनी इदारे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, इल्ज़ामात लगा रही है। पीटीआई इसे पार्लियामान में ज़ेरे बहस लाना चाहती है। तासुर यह है, अब सवाल यह है कि पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई किस हद तक मुमकिन है। क्या पीटीआई पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को ओहदों से हटाने में कामयाब हो सकती है? इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान किस तरह ओहदों से हटाए जा सकते हैं? क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा कर भी सकती है? इन्हीं तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। कुंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान साहब खुद इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, उनके वज़रा इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो बढ़ती हुई खलीज है, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या मालूम पड़ती है? असूली तौर पर हमें मालूम है कि जब इमरान खान लीडर ऑफ द अपोजिशन थे या अपोजिशन लीडर थे, रहनुमा थे, तो उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के मामलात में उनको कोई कानूनी नोटिस भिजवाए, और जो उस पर भी यही मिनिस्टर थे, इन्हीं ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, सरदार रज़ा थे उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इवन इमरान खान साहब, तो उन्होंने शदीद तरीके से जब रिएक्शन दिया, आप हैरान होंगे, तारीख़ी रिकॉर्ड है कि सरदार रज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म जारी किया कि मैं बार बार तलब कर रहा हूँ इमरान खान को, ये इलेक्शन कमीशन में नहीं पेश हो रहे। तो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके हथकड़ी लगाकर मेरे सामने पेश किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। उसके बाद ज़ाहिर है फिर बीच में बाबर अवान साहब के तमाम अच्छे इदारों से ताल्लुकात हैं उनके, तो उन्होंने सरदार रज़ा साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब इतना बड़ा कदम आपने उठाया तो इस पर आप नज़र सानी फरमाएँ, तो मैं कल इमरान खान को ले आऊँगा तो वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, तो ये आप इसको रफ़ा दफ़ा कर दें, ख़त्म कर दें। तो दूसरे दिन बाबर अवान साहब के हमरा इमरान खान साहब गए, उन्होंने माफ़ीनामा लिखा। आप ये भी हैरान होंगे कि माफ़ीनामा 3 दफ़ा रिजेक्ट किया सरदार रज़ा साहब ने कि इसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है। तो फिर इसके बाद उन्होंने जो जिस तरह कहा उसके मुताबिक उन्होंने माफ़ी मांगी। इसी तरह उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने भी तलब किया, उन्होंने माफ़ी मांगी। जब उन्होंने 25 जुलाई को इलेक्शन के दिन अपना बैलेट पेपर सबके सामने पेज दिखा दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको तलब किया और उसके फिर माफ़ी मांगी। तो ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि तमाम हिस्ट्री हम इसलिए बयान कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को उनके एडवाइज़र सही रास्ता, सही गाइडलाइन नहीं दे रहे। तो आपकी वसाते तो शायद उनको ये मैसेज चला जाए कि मेरे मशीर हैं, मेरे लॉ मेकर हैं, मेरे लॉ
जो मामलों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मुझे गलत रास्ता दिखा रहे हैं, गलत ब्रीफिंग कर रहे हैं। कुंवर दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि वुज़रा की जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें बहसियत मजमूई इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया है, इसका एक आईनी इदारे के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस देख रहे हैं आपके? जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे? आर्टिकल 200 इसलिए मैंने आपकी वसात से दिया ताकि पुरान तबका जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देख ले। अगर रिकॉर्ड वो नहीं नज़र आ रहा तो मेरे साथ चले, मैं वो रिकॉर्ड दिखा दूंगा। मुझे डेट और तारीख टाइम भी याद है क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। अब इसके मामले में ये देखें, वो बड़े न्यायाधीश साहब थे, फ़ौरन माफ़ी मांग के सर मुझे माफ़ कर दें, तो वो उन्होंने माफ़ कर दिया, सर पे हाथ रखा, माफ़ कर दिया। अब जनाब सबसे बड़ी अहम बात यह 204 जो है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो 204 आर्टिकल 204 जो है वही इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वो अगर किसी पर कंटेम्प्ट को कोर्ट लगाना चाहें तो आर्टिकल 204, तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज करना चाहें, नोटिस देना चाहें तो वो आर्टिकल 204 है। तो वही आर्टिकल 204 के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और उसकी नीचे तशरीह करने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 है। और सेक्शन 10 जो है उसकी तशरीह कर दी गई है कि हम जेल भी दे सकते हैं, सज़ा भी दे सकते हैं, 3 साल की सज़ा भी दे सकते हैं, 6 महीने की सज़ा भी दे सकते हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और आगे बढ़े, जैसे जस्टिस नईम आगे बढ़े थे, तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने वह वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने अपने साथ ये किया कि उन्होंने आर्टिकल 63(1)G पे लगा दिया कि जिसमें लिखा था इन्होंने जज की तौहीन की। तो ये जो हमारे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनका स्टेटस जो है वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है और जो चारों मेंबर हैं इनका हाई कोर्ट के जज के बराबर है। अगर वो ये कहें कि जनाब इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो वो आर्टिकल 63(1)G लगा दें, तो उसमें तो वही जी जिसके तहत तलाल चौधरी जो है वो 5 साल के लिए नाहल हुआ, दानियाल अजीज़ 5 साल के लिए निहाल जो है वो भी नाहल हो गया और नियाल हाशमी जो है वो भी उसी आर्टिकल 63(1)G के तहत मेरा ख्याल है कुंवर दिलशाद साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बखूबी पता होगा कि उनके पास जो है वो क्या कानूनी इख्तियार मौजूद है और उसको कब एक्सरसाइज करना है। लेकिन दूसरी तरफ आज हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि हम कोई सदारती रेफरेंस नहीं लेके आ रहे बल्कि इसको पार्लियामान में शायद टेबल करना चाहते हैं और वहां सब कंसेंसस के साथ कोई इलेक्शन कमीशन में जो भी चेंजेस करने हैं वो करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये भी मामला बड़ा संगीन है और क्या ये अगर वुज़रा कर रहे हैं हुकूमती तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा अमली तौर पर? पार्लियामेंट तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। पार्लियामेंट के आइन में तो पार्लियामेंट का जिक्र ही नहीं है। आइन में तो ये जिक्र है कि अगर आपको इनका अगर मिसकंडक्ट पे आ जाते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन जो है चारों मेंबर दिख रहे हैं, हैरान की बात है, एक आधा खैर होती है, चारों मेंबर भी और चीफ इलेक्शन कमीशन पाँचों जाएँ घर अपने। अब अगर इनके मिसकंडक्ट का हुकूमत के पास कोई जवाज़ है तो मिसकंडक्ट की बुनियाद पर एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भिजवाने के हुकूमत के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, उनके सवाबदीद पर है। और वो आर्टिकल 209 के तहत जिस तरह काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस किया था वो भी आर्टिकल 209 के तहत किया था। तो इनके ख़िलाफ़ भी अगर कोई केस बनता है, रेफरेंस बनता है, तो पार्लियामेंट का तो दखल ही नहीं है। आइन में कहाँ लिखा हुआ है पार्लियामेंट? तो क्या आइन को बरतरफ करने के लिए आइन में तरमीम करेंगे? तो 2/3 मेजॉरिटी इनके पास मौजूद है। तो ऐसा सारी चीज़ देखनी पड़ती है, सारे मामले देखने पड़ते हैं। तो या अगर ये साबित हो जाए कि अब वो केस अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान है वो ज़ाहिर है जो सबरी जाएगी वो दस्तखत करने की मजाज है, उनकी मजबूरी है, उन पर लिखा हुआ है आइन में कि वो जो भी सबरी जाएगी प्राइम मिनिस्टर की वो दस्तखत करके भेज देंगे आगे जहाँ चाहेंगे। तो अगर वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जब सबरी आ जाती है, रेफरेंस आ जाता है, तो वो सुनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका पूरा बेंच है, 6 जितने भी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, चारों हाई कोर्ट के सीनियर जज जैसे पूरा जुडिशल कमीशन बना, वो सुनेगा, देखेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मशवरे हुकूमत के लिए, कुछ मशवरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर किस रद्द-ए-अमल का इजहार करता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कोरोना के वार तेज हो रहे हैं, कारोबारी मईशत सुस्त पड़ रहा है, हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियां तजवीज़ की गई हैं क्या ताजरों को काबिल कबूल होगी? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठा रहा है। माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर के आगाज के खतरे से खबरदार कर रहे हैं। एक माह कबल वायरस फैलने की शरह 3% तक गिर गई थी, जबकि अब मुल्क भर में वायरस फैलने के तनासुब में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है और ये 5 से 6% तक पहुंच चुका है। वबा का बढ़ता हुआ रुझान संगीन तशवीश का बायस है। इसी रुझान को मद्देनजर रखते हुए NCOC ने तमाम सूबों के साथ मुशावरत के बाद एक बार फिर इंतहाई सख्त इकदाम उठाने का फैसला किया है। सूबों में वायरस के खतरात को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ दफातर में हाजिरी 50% करने, तालीमी इदारों को बंद करने और मार्केट्स के हवाले से इंतहाई सख्त फैसले किए गए हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक तमाम कारोबार, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स को सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। इसी तरह पंजाब ने शाम 6 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला सुनाया है। अब यह फैसला ताजरों को पसंद नहीं आ रहा है, वो सिंध के ताजिर हों या पंजाब के ताजिर हों। सबसे पहले पंजाब के ताजिरों की बात करेंगे, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो बंदिशें लगाई गई हैं माजी के मुकाबले में इतनी सख्त नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि ताजरों का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में इन्होंने 6 बजे का जो टाइम कर दिया ना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। फिर ये 2 दिन इन्होंने कारोबार बंद करने का कह दिया है। मतलब मुझे हमें समझ नहीं आती। ऑलरेडी हम इस प्रैक्टिस से गुजर चुके हैं, हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं हर तरह की, कि जितना टाइम आप कम देंगे इतना रश ज़्यादा होगा। रात 10 बजे का टाइम ठीक था। मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था डॉक्टर फैसल साहब को, वो यही कह रहे थे कि हमने तो 10 बजे का टाइम रखा था, पता नहीं इन्होंने क्यों 6 बजे कर दिया है। तो हमारी गुजारिश ये है कि हुकूमत हमारा इम्तिहान न ले, हम बड़ी मुश्किल में हैं। तो हमेशा ताजरों की तरफ से ये प्रैक्टिस देखने में आई है कि इनको जितना मर्जी वक्त दे दिया जाए, ना ही SOPs पर अमल दरामद कराते हैं और ना ही ये उस पर इत्तफाक करते हैं, बल्कि इनकी रविश हमेशा ये होती है कि हुकूमत के खिलाफ ही बात करनी है। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 10 बजे तक का जो टाइम है, इस्लामाबाद में इन्होंने 10 बजे का टाइम दिया है, कराची सिंध में 10 बजे का टाइम। 10 बजे तक लोगों के जहन में होता है कि 10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, उसके बाद कोई कस्टमर नहीं होता। अगर ये 6 बजे का देते हैं तो जो आखिरी घंटा है 5 से 6, उसमें इतना रश हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। 6 से 7 देंगे, क्योंकि हमारी एक रूटीन बन चुकी है, एक प्रैक्टिस हो गई है लोगों की कि वो 10 बजे तक तकसीम होके आते हैं। अगर इस तरह से कम टाइम जो भी दे के देख लें, इनको पता है, पिछले आपको याद होगा रमज़ान में इसी तरह किया था, आखिरी 10 दिन थोड़ा सा टाइम दिया, वो जितना थोड़ा टाइम दिया इतना रश हो गया। जितना टाइम आप ज़्यादा देंगे कारोबार खुला रहेगा, लोग कम तादाद में इकट्ठे नहीं आएंगे, दुकानों में एक एक लोग नज़र आएंगे। हम देखें मास्क भी रख के बैठे हैं। बाकी बात आपको पता है कि ये गरीब मुल्क है, हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। हम कहते हैं मास्क पे गवर्नमेंट को चाहिए था कि बहुत सारा मास्क प्रोवाइड करती आम आदमी को, गरीब आदमी को। उसने 10-15 रुपए की दिन में रोटी भी लेनी होती है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि जब ताजिर बाहर निकलेंगे तो उसी दौरान 26 मार्च लॉन्ग मार्च भी हो रहा होगा PDM का, तो कई ताजिरों ने हिकमत अमली तो नहीं बनाई हुई कि 26 मार्च के लॉन्ग मार्च में भी शमूलियत अख्तियार करेंगे? देखिए मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि ताजर इस काम में नहीं पड़ता। ताजर वोट ज़रूर देता है जिसको दिल करता है, लेकिन ये दुकान छोड़ के नहीं निकलता। हाँ, इसको मजबूर करेंगे कि इधर बंद है तो हो सकता है वो शामिल हो जाए, वरना हम ईमानदारी से कह रहा हूँ किसी सियासत का हिस्सा नहीं है। हम गवर्नमेंट से बार बार ये बात कर रहे हैं। देखिए एक बात मैं और बताऊँ आपको कि गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा हमें रिलीफ दिया बिजली के बिलों में 20-20 हज़ार 25 हज़ार, वो FBR ने हमसे वापस वसूल कर लिया है। कितना जुल्म है इस मुल्क में कि FBR ने यकदम कहा कि ये रिटर्न फाइल जो हो गई है, उसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी, जो कराएगा उसके बाद 20,000 रुपये जुर्माना होगा। 13-14 लाख लोग बाकी थे, उन सब से इन्होंने वो पैसे वापस ले लिए जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था। तो ये हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। ताजिर कहा जाता है ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन माजरत के साथ कहूँगा कि इसके साथ ज्यादती हो रही है। कोई लोग अपने साथ, गवर्नमेंटों का जमहूरी गवर्नमेंटें लोगों को साथ बैठाती हैं, स्टेक होल्डर्स को साथ बैठा के, हमें कोई शौक नहीं है खुदा ना खास्ता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब आपके वक्त के लिए। पंजाब का मौक़िफ़ आ गया है, सिंध की बात करेंगे। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त के लिए। पराचा साहब, पंजाब के ताजिर ये कह रहे हैं कि शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया है, लेकिन सिंध इस हवाले से मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने ताजिरों को बड़ा रिलीफ दिया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप कारोबारी मराकज़ खोल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, क्या वजह है?
जी हाँ, देखें बात यह है कि अभी 2 महीने जो है वो है कारोबार के। 2 महीने में कारोबार बहुत ज़्यादा लोगों का पिक टाइम होता है कारोबार का, यही 2 महीने। अब इसमें होता यह है कि ग्राहक जो है वो क्योंकि शाबान के भी रोज़े होते हैं, रमज़ान मुबारक में भी रोज़े होते हैं, ग्राहक रोज़ों के बाद तरावी के बाद जब निकलना शुरू होते हैं तो उसमें 12, 1, 2 बजे तक का टाइमिंग हो जाती हैं। तो लिहाजा मैं सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त यही करूँगा और वफाकी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग टाइमिंग के मामले पर ये 2 महीने ताजिरों को फुल रिलैक्स दें, पूरा कोई औकात काम कायम ना करें, कोई औकात मुकर्रर ना करें। लेकिन पराचा साहब, कोरोना कोई वक्त तो नहीं देखता है, मतलब ये कोरोना ने कोई इसके साथ कोई शर्त तो नहीं लगा रखी है कि वो शाबान का महीना होगा या रमजान का महीना होगा तो तभी कोरोना केसेस में इजाफा होगा। देखिए ना, मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लगती है, शुरू से मैं ये बात करता हूँ कि क्या 10 बजे से पहले कोरोना नहीं होगा, 10 बजे के बाद क्या वो रक्स करना शुरू हो जाता है, कोरोना फैलना शुरू हो जाता है। राजा साहब, गुज़श्ता साल की प्रैक्टिस आप देखेंगे, जिस वक्त हुकूमत ने सख्ती की तो उस वक्त यू आर वेरी मच अप अगेंस्ट सिंध हुकूमत, उस वक्त भी आप सरापा एहतजाज थे कि हमें थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिलनी चाहिए। अब जब हुकूमत आपको सुबह 6 से रात 10 बजे तक का वक्त दे रही है तो अब भी तहफ़्फ़ुज़ात है आपके? नहीं, देखिए 10 बजे तक के हम ये जो अभी शाबान का महीना है इसमें तो हम अपना गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। रिटेल का कारोबार रमज़ानुल मुबारक में वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक चलता है। उसकी वजह यह है लोग तरावी के बाद ग्राहक आना शुरू होते हैं मार्केटों में। हाँ, अगर हम SOPs पर अमल ना करें तो उस पर आप हमें बात कर सकते हैं। जमील पराचा साहब, अगर हुकूमत इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेती और मुसर रहती है कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक की कारोबारी मराकज़ खुलेंगे तो उसके बाद फिर आपका अगला लाएमल क्या होगा? देखिए, हम तो इसमें फिर हम बड़ी माजरत चाहेंगे कि हम 10 बजे तक लोगों को काबू करने में नाकाम रहेंगे। इसके बाद फिर हमें रमज़ानुल मुबारक में अपने तौर पे कारोबार खोलना पड़ेगा। उसके लिए हम तो पहले भी कह चुके हैं, हम हर किस्म के इक़दाम के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत हमें साथ बिठाकर ये बातें करके और अगर हमसे बातचीत तय करके करे तो इसमें क्या अर्ज होता है, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। और नहीं पराचा साहब, इसमें हुकूमत आपसे क्या बातचीत करे? सुबह 6 से रात 10 बजे तक आप कारोबारी मराकज़ खोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे हुकूमत को? नहीं, 11 से 12 बजे तक होना चाहिए। 6 बजे कौन खोलता है रमजान में कारोबार, ये बताएं आप? 9 बजे से रात 2 बजे तक कर दें रमजानुल मुबारक में, हमें वो मंजूर है। नहीं, आप ये कह रहे हैं सुबह के 3 घंटे ले लें आप हमसे, 3 घंटे आगे के बढ़ा दें। नहीं, लेकिन अगर उसमें ताजर और ग्राहक थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर लेंगे तो हुकूमत को भी आसानी हो जाएगी। देखिए, हुकूमत भी मुमकिन बना पाएगी कि लोगों की जान जो महफूज हो सके। ये सिर्फ देखिए, मेरी बात सुने, कोरोना इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं है, बिलखुसूस कराची में कोरोना इतना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पहले भी ऐसा होता रहा है वफाक और सूबे की लड़ाई में ताजिर पिसते रहे हैं, लेकिन इस वक्त अभी हो रहा है। अभी आपने अगर वैक्सीन लगानी है आप कैंप लगवा दें, हमें क्या है, हम कैंप लगवा के देते हैं, आप जगह जगह वैक्सीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त के लिए। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील अहमद पराचा हमारे साथ मौजूद थे। यही पैगाम है कि महदूद रहिए, महफूज रहिए, कम से कम मास्क पहनिए, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि कोरोना के जो बढ़ते हुए वार हैं कम से कम इसको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।